आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। तारीख है 22 जनवरी 2026। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज के सबसे बड़ी सुर्खियों पर अगर हम नज़र डालें तो एक थीम बहुत साफ दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, हमारे लोकतंत्र की नींव, वो एक तरह के मंथन से गुजर रही हैं, खुद को फिर से परिभाषित कर रही हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट चुनावी वादों की एक लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और उधर तमिलनाडु में राज्यपाल और सरकार के बीच संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर एक बड़ा टकराव चल रहा है। और तो और चुनाव आयोग जैसी संस्था की शक्तियों की भी न्यायिक समीक्षा हो रही है। तो हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारी संस्थाओं के लिए। तो चलिए इसी सबसे बड़े मुद्दे से आज की चर्चा शुरू करते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। बिल्कुल, आज की पहली और शायद सबसे धमाकेदार खबर सुप्रीम कोर्ट से ही है और इसका असर आप मानकर चलिए आने वाले हर एक चुनाव पर पड़ सकता है। इसे हम फिस्कल वेलफेयर पैराडॉक्स कह सकते हैं। फिस्कल वेलफेयर पैराडॉक्स मतलब राजकोषीय जिम्मेदारी और जन कल्याण के बीच का जो अंतर्विरोध है, उसकी बात कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली। हाँ, मैंने भी हेडलाइन देखी। कोर्ट ने फ्रीबीज या जिसे रेवड़ी कल्चर कहा जाता है, उस पर बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। लेकिन ये मुद्दा तो सालों से चल रहा है। आज ऐसा क्या खास हुआ? खास ये हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भाषा और अपने इरादे दोनों को बहुत ज्यादा सख्त कर लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक मौखिक टिप्पणी में, मतलब ये अभी फैसला नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है, पर बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। अच्छा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इरैशनल फ्रीबीज यानी अतार्किक मुफ्त के तोहफे और वेलफेयर इन्वेस्टमेंट यानी जन कल्याण में किया गया निवेश, इन दोनों के बीच एक रेड लाइन, एक लक्ष्मण रेखा खींचने का वक्त आ गया है। रेड लाइन, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब अब तक जो एक ग्रे एरिया था, कोर्ट उसे ब्लैक एंड व्हाइट में डिफाइन करना चाहता है। बिल्कुल, और कोर्ट ने इस रेड लाइन को कैसे समझाया, ये और भी जरूरी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तय करेंगे, उन्होंने सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? ये तो बहुत ही वाजिब सवाल है। कोर्ट का कहना था कि ये पैसा चुनाव से ठीक पहले टीवी, मिक्सर ग्राइंडर या सीधे कैश बांटने पर क्यों खर्च हो रहा है। ये एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल है। ये सवाल तो हर आम नागरिक के मन में आता है, खासकर जब वो टैक्स देता है। लेकिन जब देश की सर्वोच्च अदालत ये सवाल पूछती है तो इसका वजन कई गुना बढ़ जाता है। वजन सिर्फ बढ़ा नहीं है, कोर्ट ने इसके आगे जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाओं से एक पैरासिटिक डिपेंडेंसी पैदा होती है। पैरासिटिक डिपेंडेंसी मतलब परजीवी निर्भरता। ये तो बहुत ही कठोर शब्द है। बहुत कठोर। सोचिए, पैरासिटिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कोर्ट का कहना था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जरूर कहते हैं। हाँ, वो तो हमारे संविधान का वेलफेयर सोल है। बिल्कुल, लेकिन कोर्ट ने कहा कि डीएसपी का मतलब ये नहीं कि आप फिस्कल प्रोफ्लासी करें, यानी राजकोषीय फिजूल खर्ची करें। आप एक हाथ से कल्याण के नाम पे कुछ दे रहे हैं, हाँ। और दूसरे हाथ से राज्य की आर्थिक सेहत को बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं चल सकता। ओके, तो डीएसपी का जिक्र भी आया। इसका मतलब कोर्ट अब इसे संविधान की मूल भावना से जोड़कर देख रहा है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये डीएसपी वाला एंगल बहुत बहुत जरूरी हो जाता है ना? एब्सोल्युटली। ये मुद्दा सीधा जीएस पेपर 2 के वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से जुड़ता है, और जीएस पेपर 3 में गवर्नमेंट बजटिंग और फिस्कल फेडरलिज्म से भी। मतलब ये एक टॉपिक मेंस के कम से कम 3-4 एरियाज को टच करता है। आसानी से अगर मेंस में सवाल आता है तो आपको डीपीएसपी का रेफरेंस देते हुए फ्रीबीज और वेलफेयर के बीच का ये नुआंस, ये बारीक फर्क समझाने ही होगा। लेकिन एक मिनट, मुझे जहां तक याद है, कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला था जिसने इन चुनावी वादों को एक तरह से कहें तो लीगल कवर दे दिया था। मैं शायद एस सुब्रमण्यम बालाजी केस की बात कर रही हूँ। तो अब कोर्ट अपनी पुरानी बात से पलट क्यों रहा है? ऐसा क्या बदल गया? बेहतरीन सवाल, और यहीं पर इस मुद्दे की पूरी गहराई छिपी है। आप बिल्कुल सही हैं। 2013 में एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 123 के तहत करप्ट प्रैक्टिस यानी भ्रष्ट आचरण नहीं माने जाएंगे। हाँ, मुझे याद है। और कोर्ट ने इसके पीछे तर्क क्या दिया था?
कि ये रिश्वत नहीं है। कोर्ट का तर्क ये था कि ये वादे किसी एक वोटर को व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि पूरी जनता से एक समूह के तौर पर किए जाते हैं। इसलिए ये पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं, ना कि किसी को रिश्वत या लालच देना। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई पार्टी कहती है कि वो सत्ता में आने पर सबको लैपटॉप देगी तो वो एक नीतिगत वादा है। अच्छा, एक पॉलिसी स्टेटमेंट। हाँ, जिसे पूरा करना या न करना उस आने वाली सरकार की आर्थिक क्षमता और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। तो बालाजी जजमेंट ने बेसिकली इन वादों को लीगल इम्यूनिटी दे दी थी। तो फिर 2013 से अब 2026 तक ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट को पैरासिटिक डिपेंडेंसी जैसे शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं? ये शिफ्ट क्यों आया? बदला है कॉन्टेक्स्ट और स्केल, मतलब संदर्भ और पैमाना दोनों बदल गए हैं। पिछले एक दशक में राज्यों पर कर्ज का बोझ बेतहाशा बढ़ा है। आरबीआई और कई इकोनॉमिस्ट बार बार चेतावनी दे रहे हैं। कई राज्यों की आर्थिक हालत बहुत खराब है और इसका एक बड़ा कारण ऐसी पॉपुलिस्ट स्कीम्स मानी जा रही हैं जिनका कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। अच्छा, तो इकोनॉमिक रियलिटी अब कोर्ट को नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। 2022 में तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना ने इस मुद्दे को एक सीरियस कंसर्न यानी एक गंभीर चिंता बताया था। उन्होंने तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया था जिसमें नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, आरबीआई और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हों। तो आज की जो टिप्पणी है वो उसी बालाजी डॉक्ट्रिन से एक कॉन्शियस शिफ्ट, एक सोचे समझे बदलाव का साफ संकेत है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी अब इकोनॉमिक प्रूडेंस को, मतलब आर्थिक विवेक को, इलेक्टोरल प्रोमिसेस यानी चुनावी वादों से ऊपर रखने की कोशिश कर रही है? एक तरह से हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक लाइन है। कोर्ट ये नहीं कह रहा कि कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दो, ये कोई नहीं कह सकता। हमारा संविधान खुद एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करता है। हाँ, प्रीएम्बल से लेकर डीपीएसपी तक सब में यही भावना है। बिल्कुल। आर्टिकल 38 को ही ले लीजिए। वो साफ कहता है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। राज्य का कर्तव्य है कि वो लोगों के कल्याण को बढ़ावा दे। और आर्टिकल 39B भी तो है। आर्टिकल 39B तो समाजवाद की आत्मा है। वो कहता है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं उनका वितरण आम भलाई के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कुछ हाथों में सिमट के रह जाएं। और फिर है आर्टिकल 282 जो केंद्र या राज्य को किसी भी पब्लिक पर्पस यानी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान यानी ग्रांट देने की शक्ति देता है। ज्यादातर फ्रीबी स्कीम्स का लीगल जस्टिफिकेशन इसी आर्टिकल से निकाला जाता है। तो अगर संविधान में इतने प्रोविजंस हैं कल्याण के लिए, तो फिर कोर्ट को दिक्कत कहाँ हो रही है? ये इरैशनल फ्रीबीज और वेलफेयर इन्वेस्टमेंट के बीच की वो रेड लाइन आखिर खींची कैसे जाएगी? इसका आधार क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसी को समझने के लिए हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, इन दोनों अवधारणाओं को तोड़कर देखना होगा। पहले बात करते हैं इरैशनल फ्रीबीज की। ठीक है। इसकी कोई कानूनी परिभाषा तो है नहीं, लेकिन आम सहमति ये है कि ये वो चीजें हैं जिनका एकमात्र मकसद सिर्फ वोट हासिल करना है और उनका कोई दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक औचित्य नहीं होता है। जैसे टेलीविजन, सोना, मिक्सर ग्राइंडर या एक सीमा से ज्यादा मुफ्त बिजली या पानी। मतलब जो सीधे सीधे कंजम्पशन को बढ़ावा दे, प्रोडक्शन को नहीं। एग्जैक्टली। ये वोटिंग व्यवहार को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और एक तरह से वोट खरीदने जैसा हो सकता है। और इसके विपरीत वेलफेयर इन्वेस्टमेंट क्या है? वेलफेयर इन्वेस्टमेंट वो खर्च है जो ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी का निर्माण करता है, जो लोगों को सक्षम बनाता है। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो खाद्य सुरक्षा देता है, या MGNREGA जो रोजगार की गारंटी देता है, या फिर सरकारी स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च। क्योंकि ये लोगों को सशक्त बना रहा है, डिपेंडेंट नहीं। बिल्कुल। ये खर्च देश की उत्पादकता बढ़ाता है। ये DSP के असली लक्ष्यों को पूरा करता है। इकोनॉमिक्स में एक और कॉन्सेप्ट है मेरिट गुड्स का। मेरिट गुड्स, ये क्या होता है? मेरिट गुड्स वो वस्तुएं या सेवाएं होती हैं जिनके पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होते हैं। मतलब उनका फायदा सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं होता जो उसे इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि पूरे समाज को होता है। जैसे टीकाकरण। अगर एक व्यक्ति टीका लगवाता है तो वो खुद तो सुरक्षित होता ही है, साथ में बीमारी को फैलने से भी रोकता है, जिससे पूरा समाज सुरक्षित होता है। शिक्षा भी एक मेरिट गुड है। सरकारें हमेशा मेरिट गुड्स को प्रमोट करती हैं, सब्सिडीज देती हैं। ये बहुत साफ तरीके से समझाया आपने। इरैशनल फ्रीबी वर्सेस वेलफेयर इन्वेस्टमेंट वर्सेस मेरिट गुड। लेकिन यहाँ एक और पक्ष है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों का काम ही है लोगों से वादे करना। क्या कोर्ट का इसमें दखल देना एक तरह का जुडिशियल ओवररीच नहीं है? आखिरकार जनता को क्या चाहिए, इसका फैसला तो जनता को ही करने देना चाहिए, है ना? है। मीन्स के आंसर में ये पक्ष रखना बहुत जरूरी है।
भारत जैसे देश में जहां ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में हमारी रैंक 111 है 125 देशों में से, वहां आप राज्य को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने को नहीं कह सकते। सही बात है। मिड डे मील स्कीम का उदाहरण लीजिए। कई लोगों ने शुरुआत में इसे भी फ्री भी कहा था, लेकिन आज हम जानते हैं कि उसने स्कूलों में बच्चों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ाया और उनके पोषण के स्तर को भी सुधारा। आप इसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार की एक व्यापक व्याख्या से भी जोड़ सकते हैं, जिसमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी यानी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार शामिल है। और इसके खिलाफ जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आर्ग्यूमेंट है, उसका सबसे बड़ा डर क्या है? मतलब अ वर्स्ट केस सिनेरियो। उसका सबसे बड़ा डर है इकोनॉमिक कोलैप्स, एक तरह का आर्थिक दिवालियापन, जैसा हमने अपने पड़ोसी देशों में देखा है। आरबीआई बार बार चेतावनी दे रहा है कि कई राज्यों का डेट टू जीएसडीपी रेशो यानी कर्ज और राज्य की जीडीपी का अनुपात खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। और जब कर्ज बढ़ता है तो विकास के कामों के लिए पैसा नहीं बचता। बिल्कुल। जब सरकार का ज्यादातर पैसा और उधार पुरानी सब्सिडीज और फ्रीबीज चुकाने में चला जाता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स के लिए पैसा नहीं बचता। कैपेक्स यानी वो खर्च जो सड़कें, बंदरगाह, स्कूल, अस्पताल जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाता है, जिनसे भविष्य में ग्रोथ होती है। तो ये बहस असल में कंजम्पशन वर्सेस एसेट क्रिएशन की है। एकदम सही। आप आज की खपत को बढ़ावा दे रहे हैं या कल के विकास की नींव रख रहे हैं, यही मूल सवाल है। और इसका चुनावों की निष्पक्षता पर भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल। ये तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण तर्क है, द इलेक्टोरल लेवल प्लेइंग फील्ड का। अगर एक अमीर सत्ताधारी पार्टी बड़े बड़े मुफ्त के वादे कर सकती है और एक छोटी या नई पार्टी आर्थिक तंगी के कारण नहीं कर सकती, तो क्या ये चुनाव की फ्री एंड फेयर प्रकृति को प्रभावित नहीं करता? ये तो सीधे सीधे आर्थिक ताकत को चुनावी ताकत में बदलने जैसा है। तो इस पूरी बहस का भविष्य क्या दिखता है? कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं? शॉर्ट टर्म में यानी छोटी अवधि में हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन पार्टियों को मजबूर करे कि वो अपने हर वादे के साथ एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट स्टेटमेंट भी जारी करें। मतलब ये बताएं कि इस वादे को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, कितना खर्च होगा, पैसा कहाँ से आएगा और इसका राज्य के बजट पर क्या असर पड़ेगा। ये पारदर्शिता लाने का एक तरीका हो सकता है। मीडियम टर्म में ये लगभग तय लग रहा है कि एस सुब्रमण्यम बालाजी वाले फैसले को एक बड़ी संवैधानिक बेंच रिव्यू करेगी या उसमें संशोधन करेगी। और लॉन्ग टर्म में? और लॉन्ग टर्म में हमें परमिसिबल वेलफेयर को परिभाषित करने वाला एक नया कानूनी ढांचा देखने को मिल सकता है। शायद संसद इस पर कोई कानून बनाए, एक ऐसा ढांचा जो एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण और एंटाइटलमेंट यानी हकदारी के बीच एक साफ फर्क पैदा करे। वाह, मतलब एक मौखिक टिप्पणी से इतने बड़े संवैधानिक और आर्थिक बदलावों की शुरुआत हो सकती है। चलिए संस्थाओं पर दबाव की हमारी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु से जो खबर आ रही है वो तो केंद्र राज्य संबंधों में एक नए लो पॉइंट जैसा लगता है। राज्यपाल और सरकार बिल्कुल आमने सामने हैं। ये फेडरल फॉल्ट लाइंस यानी हमारे संघीय ढांचे की जो दरारें हैं, उसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तमिलनाडु विधानसभा के सत्र की शुरुआत में जो हुआ वो एक अभूतपूर्व संवैधानिक गतिरोध है। लगातार तीसरे साल राज्यपाल आर.एन. रवि ने आर्टिकल 176 के तहत अपना अभिभाषण दिए बिना सदन से वॉकआउट कर दिया। एक मिनट, वॉकआउट कर दिया? मतलब उन्होंने भाषण का कोई हिस्सा छोड़ा नहीं, बल्कि भाषण दिया ही नहीं और चले गए। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम कदम है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? उन्होंने इसके लिए दो कारण बताए। पहला, राष्ट्रगान का कथित अपमान। उनका कहना था कि सत्र की शुरुआत में राष्ट्रगान नहीं बजाया गया, जबकि राज्यगान तमिल थाई वासधु बजाया गया। और दूसरा कारण? दूसरा, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो भाषण तैयार किया गया था उसमें मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स यानी भ्रामक बयान थे और वो सदन में खड़े होकर झूठ पढ़ने के लिए बाध्य नहीं हैं। उनका कहना था कि वो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, झूठ बोलने की नहीं। और जाहिर है सरकार ने इस पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी होगी। तुरंत और बहुत सख्ती से। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन खड़े हुए और उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करवाया कि सिर्फ सरकार द्वारा अनुमोदित भाषण का जो तमिल संस्करण है वही सदन के रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। राज्यपाल ने जो कुछ भी कहा या किया उसे कार्रवाई से हटा दिया गया। मतलब राज्यपाल के एक्शन को ही एक्सपंज कर दिया गया। हाँ, और बात यही खत्म नहीं हुई। डीएमके सरकार ने अब ये घोषणा कर दी है कि वो संसद से संविधान में संशोधन की मांग करेगी ताकि राज्यपाल के अभिभाषण की इस प्रथा को ही समाप्त कर दिया जाए। ये तो बहुत बड़ा टकराव है।
एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? राज्यपाल की क्या भूमिका है इस अभिभाषण में? क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता है या इसका कोई गहरा संवैधानिक महत्व है? ये सीधा सीधा जीएस पेपर 2 के टॉपिक्स रोल ऑफ द गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर और फेडरलिज्म से जुड़ा है। इंटरव्यू के लिए ये हॉट टॉपिक है। सबसे पहले आर्टिकल 176 क्लॉज 1 को शब्दशः समझना होगा। ठीक है। इसमें लिखा है द गवर्नर शैल एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ शैल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मे का नहीं। कानून में शैल का मतलब होता है कि यह अनिवार्य है। ये राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है। तो क्या राज्यपाल को सरकार द्वारा लिखा गया भाषण शब्दशः पढ़ना होता है? क्या वो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते भले ही वो उससे सहमत ना हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। यही कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन यानी संवैधानिक परंपरा है जो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से हमने ली है। राज्यपाल का अभिभाषण असल में चुनी हुई सरकार की नीतियों और आने वाले साल के लेजिस्लेटिव एजेंडा का बयान होता है। ये सरकार का पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जिसे राज्यपाल की आवाज में पढ़ा जाता है। ये राज्यपाल के व्यक्तिगत विचार नहीं होते। इस पर क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है? हाँ, इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो इस मुद्दे को हमेशा के लिए सेटल कर देता है। यह है 1974 का शमशेर सिंह वी स्टेट ऑफ पंजाब केस। ये केस हर एस्पिरेंट को याद होना चाहिए। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था? इस केस में कोर्ट ने आर्टिकल 163 के तहत एड एंड एडवाइस के सिद्धांत को बहुत विस्तार से समझाया था। कोर्ट ने साफ किया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कुछ गिने चुने अपवादों को छोड़कर हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता और सलाह पर ही काम करेंगे। वो एक टिट्युलर हेड यानी नाम मात्र के प्रमुख हैं। भाषण को बदलना या उसे पढ़ने से इनकार करना इस सिद्धांत का सीधा सीधा उल्लंघन है। क्या ऐसा पहले भी किसी राज्य में हुआ है? मतलब ये वॉकआउट वाली घटना क्या पहली बार हुई है? भाषण के कुछ हिस्सों को छोड़ने के उदाहरण हैं। पश्चिम बंगाल में, केरल में राज्यपालों ने ऐसा किया है जब उन्हें सरकार की नीतियों के कुछ हिस्सों पर, खासकर केंद्र सरकार की आलोचना पर आपत्ति थी। लेकिन अभिभाषण का पूरी तरह से बहिष्कार करके वॉकआउट कर जाना, ये एक अभूतपूर्व और बहुत ही गंभीर कदम है। ये सीधे सीधे विधायिका के काम में बाधा डालने जैसा है। अगर हम दोनों पक्षों के तर्कों को देखें, फॉर द सेक ऑफ अ बैलेंस्ड मेन्स आंसर, तो राज्यपाल के पक्ष का कहना है कि वो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं और अगर सरकार कुछ भ्रामक कहलवाना चाहती है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। इसमें क्या गलत है? ये एक नैतिक तर्क है, संवैधानिक नहीं। राज्यपाल का पक्ष कहता है कि उन्हें झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और राष्ट्रगान की गरिमा सर्वोपरि है। इस दृष्टिकोण से राज्यपाल खुद को सरकार पर एक मॉरल चेक यानी नैतिक प्रहरी के रूप में देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं रबर स्टैंप नहीं हूं। और सरकार का पक्ष? सरकार का तर्क पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी है। उनका कहना है कि राज्यपाल एक नाम मात्र का प्रमुख है। भाषण न पढ़ना जनता के जनादेश का अपमान है, क्योंकि भाषण सरकार का है, राज्यपाल का नहीं। और राष्ट्रगान वाले मुद्दे को वो एक बहाना बता रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा के नियम कहते हैं कि सत्र की शुरुआत राज्यगान से और अंत राष्ट्रगान से होगा, तो नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक बहाना है टकराव पैदा करने का। इस पूरे प्रकरण का हमारे संघीय ढांचे पर क्या असर पड़ेगा? व्हाट आर द फेडरल इम्प्लीकेशंस? ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद की भावना को बहुत कमजोर करता है। ये डुअल पॉलिटी यानी केंद्र और राज्य की दोहरी शासन व्यवस्था के बीच के घर्षण को बढ़ाता है। ये फिर से वही पुरानी बहस छेड़ देता है कि क्या राज्यपाल केंद्र सरकार का एक एजेंट है या फिर केंद्र और राज्य के बीच एक संवैधानिक कड़ी। और इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट का क्या? क्या आर्टिकल 176 में संशोधन करना इतना आसान है? नहीं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना होगा जिसे संसद के दोनों सदनों से 2/3 मेजॉरिटी से पास कराना होगा। और क्योंकि ये फेडरलिज्म से जुड़ा है तो इसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी रैटिफाई कराना होगा। ये एक लंबी और मुश्किल राजनीतिक प्रक्रिया है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? कोई वे फॉरवर्ड? समाधान की बातें दशकों से हो रही हैं। सरकारिया आयोग 1988 और उसके बाद पुंछी आयोग 2010 दोनों ने साफ सिफारिश की थी कि राज्यपाल के पद पर किसी सक्रिय राजनेता को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए। लेकिन इन सिफारिशों को माना कहाँ गया है? यही तो समस्या है। 2016 के नबाम रेबिया मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित किया था। शायद अब वक्त आ गया है कि राज्यपालों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक आचार संहिता बनाई जाए जिसे कानूनी मान्यता हो,
ताकि इस तरह के संवैधानिक संकट बार बार पैदा ना हो। संस्थाओं की बात चली रही है तो चलिए एक और महत्वपूर्ण संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई की शक्तियों पर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। जी, ये मामला चुनाव प्रक्रिया की शुचिता यानी इलेक्टोरल इंटेग्रिटी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट बिहार और पश्चिम बंगाल में ईसीआई द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे शॉर्ट में एसआईआर कहते हैं, ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, उसको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये सामान्य रिवीजन से कैसे अलग है? सामान्य रिवीजन एक रूटीन प्रक्रिया है जो समय समय पर होती है ताकि नए वोटर्स को जोड़ा जा सके और जिनकी मृत्यु हो गई है या जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनका नाम हटाया जा सके। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तब किया जाता है जब ईसीआई को लगता है कि किसी खास इलाके की मतदाता सूची में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, जैसे फर्जी वोटर या डुप्लीकेट नाम। इस प्रक्रिया में ज्यादा सघन जांच होती है, घर घर जाकर वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या आपत्ति हुई? प्रक्रिया को साफ करना तो अच्छी बात है। कोर्ट की आपत्ति प्रक्रिया को लेकर है, उसके इरादे को लेकर नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईसीआई को एक बहुत सख्त चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 324 के तहत ईसीआई के पास वाइडेस्ट डिस्क्रेशंस यानी व्यापक विवेकाधिकार हैं चुनाव कराने को लेकर। हाँ, टीएन सेशन के समय से हम ये देखते आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कोर्ट ने आगे जोड़ा कि ईसीआई की शक्तियां अनट्रैमल्ड या अनरेगुलेटेड नहीं है, यानी ईसीआई की शक्तियां निरंकुश या अनियमित नहीं है। उन पर भी कानून का, संविधान का और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का अंकुश है। कोर्ट की मुख्य चिंता क्या थी? क्या उन्हें लगता है कि इस प्रक्रिया से जेन्युइन वोटर्स को हटाया जा सकता है? बिल्कुल यही चिंता है। कोर्ट ने कहा कि इस एसआईआर प्रक्रिया से वास्तविक मतदाताओं को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यानी बेवजह का तनाव और परेशानी हो सकती है। और सबसे बड़ा डर है मास डिसइन्फ्रेंचाइजमेंट का, यानी कहीं ऐसा ना हो कि बड़े पैमाने पर असली नागरिक ही मताधिकार से वंचित हो जाएं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास कोई खास दस्तावेज नहीं था या वो जांच के समय घर पर नहीं मिले। ईसीआई ने अपने बचाव में क्या कहा? ईसीआई ने कहा कि ये मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए एक लेजिस्लेटिव यानी विधायी चरित्र का कदम है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 21(3) उन्हें ऐसा स्पेशल रिवीजन करने का अधिकार देता है। उनका कहना है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव की सूची साफ सुथरी हो। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसे अदालत में चुनौती क्यों दी? उनका मुख्य आरोप क्या है? याचिकाकर्ताओं का आरोप बहुत गंभीर है। उनका तर्क है कि ये एसआईआर असल में एक डिस्गाइज्ड एनआरसी है। डिस्गाइज्ड एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का एक प्रच्छन्न रूप? हाँ, उनका कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओज घर घर जाकर लोगों से उनकी नागरिकता के सबूत मांग रहे हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या जमीन के कागजात। और जो ये सबूत नहीं दे पा रहा, उसका नाम डी वोटर यानी डाउटफुल वोटर लिस्ट में डालने या हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अगर ऐसा है तो ये वाकई चिंताजनक है। नागरिकता तय करना ईसीआई का काम तो नहीं है। एग्जैक्टली, यही इस केस का मूल बिंदु है और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बहुत साफ समझना चाहिए। नागरिकता का निर्धारण करना ईसीआई का प्राथमिक काम नहीं है। ये काम एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का है, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत होता है, या फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स का। एक बीएलओ से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो नागरिकता जैसे जटिल कानूनी मुद्दे पर फैसला करे। ईसीआई का काम मतदाता सूची तैयार करना है, नागरिकता रजिस्टर नहीं। तो यहाँ पर मुख्य द्वंद्व ईसीआई की स्वायत्तता और नागरिकों के अधिकारों के बीच है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक तरफ क्लीन रोल्स यानी स्वच्छ मतदाता सूची बनाए रखने की ईसीआई की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। कोर्ट का ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर पर जोर देने का मतलब है कि आप किसी का नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का एक उचित मौका दें। हाँ, उसे अपना पक्ष रखने का मौका तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, इसे कानून की भाषा में ऑडी ऑल्टरम पार्टम कहते हैं, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। आप चुपचाप बिना नोटिस दिए किसी का नाम नहीं काट सकते। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य के लिए एक नजीर बन सकता है। निश्चित रूप से यह फैसला ईसीआई की शक्तियों पर जुडिशियल ओवरसाइट यानी न्यायिक निगरानी को मजबूत करेगा। यह तय करेगा कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के नाम पर किसी भी नागरिक के वोट देने के बहुमूल्य अधिकार को आसानी से छीना नहीं जा सकता। भविष्य के स्पेशल रिविजन्स के लिए शायद कोर्ट को सख्त दिशा निर्देश भी जारी करे कि क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं, और प्रक्रिया क्या होगी।
पॉलिटी के इन 3 बड़े मामलों से ये तो साफ है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं एक बड़े मंथन के दौर से गुजर रही हैं। चलिए अब रुख करते हैं न्यायपालिका और कानूनी अधिकारों से जुड़ी कुछ और खबरों की ओर। पहली खबर 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी है, जिसमें लगभग 40 साल बाद एक फैसला आया है। हाँ, और ये खबर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देर से मिला न्याय अन्याय के समान है। इस कहावत का एक दुखद उदाहरण भी है और हमारी न्याय प्रणाली की चुनौतियों को भी उजागर करती है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 के दंगों से जुड़े 2 मामलों में बरी कर दिया है। बरी कर दिया, लेकिन वो तो पहले से ही जेल में है ना? बिल्कुल, और ये पॉइंट साफ करना बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस फैसले के बावजूद सज्जन कुमार जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे मामले पालम कॉलोनी केस में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2018 में दी गई उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आज का जो फैसला आया है वो जनकपुरी और विकासपुरी पुलिस स्टेशनों में दर्ज 2 अलग मामलों से जुड़ा है। तो इन 2 मामलों में उन्हें बरी करने का आधार क्या था? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह का लाभ दिया। कोर्ट का कहना था कि अभियोजन पक्ष इन 2 विशिष्ट घटनाओं में सज्जन कुमार की संलिप्तता को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी उचित संदेह से परे साबित करने के लिए विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर पाया। गवाहों के बयानों में कुछ विरोधाभास थे, जिनकी वजह से कोर्ट को लगा कि दोष सिद्धि का आधार मजबूत नहीं है। 40 साल बाद सबूत छुटाना और गवाहों की याददाश्त का सटीक होना वैसे भी बहुत मुश्किल होता होगा। यही इस केस की सबसे बड़ी त्रासदी है। ये मामले 2015 में जस्टिस नानावती कमीशन की सिफारिश पर बनी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT द्वारा दर्ज की गई FIR पर आधारित थे। सोचिए, घटना 1984 की है और FIR 30 साल बाद 2015 में दर्ज हो रही है। इतना लंबा गैप क्यों? इसकी वजह थी कि 1984 में दिल्ली पुलिस ने इन मामलों में FIR दर्ज करने में घोर लापरवाही या जैसा कि कई आयोगों ने कहा, एक तरह की मिलीभगत दिखाई थी। इतने लंबे समय के बाद, जिसे कानून में लैप्स ऑफ टाइम कहते हैं, गवाहों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, कुछ गवाहों की मृत्यु हो जाती है और भौतिक सबूत तो लगभग नष्ट ही हो जाते हैं। तो फिर 2018 वाले मामले में उन्हें सजा कैसे हो गई थी, जबकि वो मामला भी उतना ही पुराना था? दोनों में क्या फर्क था? ये तुलना करना मेंस के आंसर के लिए बहुत जरूरी है। 2018 के पालम कॉलोनी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलट दिया था। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उस केस में एक बहुत मजबूत और साहसी गवाह थी, जगदीश कौर, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था और उन्होंने अपनी गवाही को अंत तक बनाए रखा। मतलब उस केस में गवाही बहुत मजबूत थी। हाँ, हाईकोर्ट ने उनकी गवाही को ट्रूथफुल एंड क्रेडिबल माना। इसके अलावा हाईकोर्ट ने उस फैसले में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के खिलाफ अपराध जैसे व्यापक सिद्धांत का भी इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ हत्या के मामले नहीं, बल्कि एक समुदाय को निशाना बनाकर किया गया एक संगठित अपराध था, जिसमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। मतलब अगर गवाही मजबूत और सुसंगत हो तो दशकों बाद भी न्याय मिलना संभव है। बिल्कुल। 2018 का फैसला आशा की एक किरण है, लेकिन आज का फैसला ये भी दिखाता है कि अगर जांच में शुरुआती स्तर पर ही खामियां रह जाएं, FIR समय पर ना लिखी जाए और गवाहों के बयान में जरा भी विरोधाभास हो, तो आपराधिक कानून का जो सबूत का उच्च मानक है, उसे पूरा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। न्याय और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी हमारी अगली खबर मृत्यु दंड से संबंधित है। मामला 2000 के लाल किला हमले का है। जी, ये मामला प्रक्रियात्मक न्याय यानी प्रोसीजरल जस्टिस के महत्व को बहुत अच्छे से रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के लाल किला हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ, जिसका दूसरा नाम अशफाक है, उसकी क्यूरेटिव पिटीशन पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। क्यूरेटिव पिटीशन, ये तो न्याय पाने का बिल्कुल आखिरी रास्ता होता है ना? उसकी बाकी सारी याचिकाएं तो खारिज हो चुकी हैं, जहां तक मुझे पता है। हाँ, उसकी ट्रायल कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी, सुप्रीम कोर्ट से उसकी अपील 2011 में खारिज हुई, उसकी रिव्यू पिटीशन 2012 में खारिज हुई और राष्ट्रपति भी उसकी दया याचिका खारिज कर चुके हैं। तो कानूनी तौर पर उसके सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तो फिर ये क्यूरेटिव पिटीशन का आधार क्या है? उसका आधार कानून में हुआ एक प्रक्रियात्मक बदलाव है, जो उसकी याचिका खारिज होने के बाद हुआ। वो प्रक्रियात्मक बदलाव क्या है? 2014 में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने मोहम्मद आरिफ वर्सेस सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड से जुड़े मामलों में रिव्यू पिटिशंस यानी समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई जजों के बंद चैम्बर में नहीं बल्कि ओपन कोर्ट यानी खुली अदालत में होनी चाहिए, ताकि वकीलों को अपने तर्क रखने का एक और मौखिक मौका मिले। और आरिफ की रिव्यू पिटिशन तो 2012 में यानी इस फैसले से पहले ही खारिज हो गई थी। प्रिसाइजली, आरिफ का यही तर्क है कि जब 2012 में उसकी समीक्षा याचिका खारिज हुई थी तो उसे ओपन कोर्ट हियरिंग का ये अधिकार नहीं मिला था। वो कह रहा है कि उसे प्रक्रिया का वो लाभ मिलना चाहिए जो बाद में कानून का हिस्सा बन गया, क्योंकि ये उसके जीवन और मृत्यु का सवाल है। वो फैसले को नहीं, फैसले की प्रक्रिया को चुनौती दे रहा है। तो ये क्यूरेटिव पिटिशन है क्या? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? ये एस्पिरेंट्स के लिए जानना जरूरी है। क्यूरेटिव पिटिशन की उत्पत्ति 2002 के रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हर्रा केस से हुई। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया एक असाधारण उपाय है जो तब इस्तेमाल होता है जब न्याय का घोर हनन हुआ हो और कोर्ट के फैसले में कोई बहुत बड़ी चूक रह गई हो। इसके आधार बहुत सीमित हैं। क्या आधार है? पहला, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो, जैसे आपको सुनवाई का मौका ही न दिया गया हो। और दूसरा, जज पर पक्षपात का कोई पुख्ता आरोप हो। आरिफ का केस इसी नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसे खुली अदालत में सुनवाई का मौका नहीं मिला, जो बाद में एक अधिकार बन गया। ये वाकई में रिमार्केबल है। मतलब एक दोषी आतंकवादी जिसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उसके मामले में भी हमारी न्यायपालिका ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रक्रिया के हर छोटे से छोटे नियम का पालन हो। यही भारतीय न्यायपालिका की खूबसूरती और मजबूती है। ये मामला दिखाता है कि प्रोसीजरल जस्टिस यानी प्रक्रियात्मक न्याय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सब्सटैंटिव जस्टिस यानी वास्तविक न्याय। प्रक्रिया सही होनी चाहिए, भले ही नतीजा कुछ भी हो, खासकर जब किसी व्यक्ति का जीवन दांव पर लगा हो। और अब न्याय से जुड़ी एक और खबर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीता एक्ट को लेकर एक बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। ये फैसला राज्य के संरक्षणवादी रवैये, जिसे पैटर्नलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, और एक वयस्क महिला के व्यक्तिगत अधिकारों के बीच के टकराव को बहुत खूबसूरती से हल करता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक वयस्क पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रोटेक्टिव होम यानी संरक्षण गृह में नहीं रखा जा सकता। ये मामला क्या था जिसके कारण कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा? मामला बहुत ही चौंकाने वाला था। एक मजिस्ट्रेट ने मानव तस्करी से बचाई गई एक वयस्क महिला को 1 साल के लिए संरक्षण गृह भेज दिया। और इसका कारण क्या बताया? सिर्फ ये कि वो महिला गरीब थी और इसका कोई पारिवारिक सहारा नहीं था। मतलब उसकी गरीबी और उसके अकेलेपन को उसकी आज़ादी छीनने का आधार बना दिया गया। ये तो बहुत ही अजीब तर्क है। किसी की मदद करने के नाम पर उसे कैद कैसे किया जा सकता है? ये तो एक तरह से उसे दोबारा विक्टिमाइज करना हुआ। हाईकोर्ट ने भी यही कहा। कोर्ट ने उस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि गरीबी या अभिभावकों की कमी किसी वयस्क नागरिक को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती। यह सीधा सीधा आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इस मामले में कानून क्या कहता है? क्या पीटा एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट यानी पीटा 1956 का सेक्शन 17 मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देता है कि वो बचाई गई पीड़िताओं को पुनर्वास के लिए संरक्षण गृहों में भेज सकते हैं। लेकिन इस कानून का मकसद पीड़िता को सुरक्षा और सहारा देना है, उसे कैदी बनाना नहीं। हाईकोर्ट ने इसी कानून की मानवीय व्याख्या की है। तो कोर्ट ने राज्य के इस रवैये को क्या कहा? आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, पैटर्नलिस्टिक। हाँ, कोर्ट ने राज्य के इस पैटर्नलिस्टिक यानी पितृसत्तात्मक या संरक्षणवादी दृष्टिकोण की तीखी आलोचना की। पैटर्नलिज्म का मतलब होता है जब सरकार या कोई संस्था आपकी भलाई के नाम पर आपके फैसले खुद लेने लगती है, ये मानकर कि आप अपना भला बुरा नहीं समझते। कोर्ट ने कहा कि एक वयस्क महिला को कस्टोडी यानी अभिरक्षा में रखना उसकी एजेंसी, कर्तृत्व और ऑटोनॉमी, स्वायत्तता का हनन है। वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है। कोर्ट ने करेक्टिव और प्रोटेक्टिव होम्स के बीच भी कोई फर्क बताया? हाँ, और ये जीएस पेपर 2 के सोशल जस्टिस वाले हिस्से के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। कोर्ट ने कहा कि करेक्टिव इंस्टीट्यूशंस जैसे जेल अपराधियों के लिए होते हैं, जबकि प्रोटेक्टिव होम्स पीड़ितों के लिए होते हैं। आप एक पीड़िता के साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। सही बात है। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध संरक्षण गृह में रखना उसे पीड़ित होने की सजा देने जैसा है,
सच्चा पुनर्वास सहमति से होता है, जबरदस्त कैद से नहीं। ये फैसला यूएन पलेर्मो प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के भी अनुरूप है, जो कहता है कि तस्करी के शिकार लोगों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। जुडिशरी के इन 3 मामलों ने आज वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए अब दुनिया की खबरों का रुख करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की घोषणा हुई है। जी, और ये भारत के विदेश नीति में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का संकेत है। भारत यूरोपीय संघ के संबंध अब सिर्फ व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर एक मजबूत सुरक्षा और रक्षा साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। यूरोपीय संघ की राजनयिक काजा कल्लास ने दावोस में घोषणा की है कि भारत और यूरोपीय संघ अगले हफ्ते एक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर करेंगे। ये टाइमिंग बहुत खास है। भारत के गणतंत्र दिवस के आसपास हो रहा है ये सब। बिल्कुल, ये कोई महज संयोग नहीं है। ये समझौता तब होगा जब यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत की यात्रा पर होंगे। और खास बात यह है कि वे दोनों भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि भी हैं। ये साझेदारी के राजनीतिक महत्व को दिखाता है। तो इस सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप का मुख्य फोकस किन क्षेत्रों पर होगा? मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर फोकस होगा। पहला, मैरिटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा, जहां डिजिटल खतरों से मिलकर निपटा जाएगा। और तीसरा, काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद निरोध, जिसमें टेरर फाइनेंसिंग और रेडिकलाइजेशन को रोकने पर खुफिया जानकारी साझा की जाएगी। इस समझौते के पीछे की रणनीति क्या है? भारत के लिए इसका क्या महत्व है? मेंस के नजरिए से देखें तो ये भारत की स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की नीति का हिस्सा है। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए सिर्फ रूस, जो हमारा पारंपरिक आपूर्ति करता है, और अमेरिका, जो नया रणनीतिक साझेदार हैं, उन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता। हाँ, एक तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी बास्केट को डाइवर्सिफाई करना। बिल्कुल। यूरोपीय संघ, खासकर फ्रांस और जर्मनी, भारत को हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के विकल्प प्रदान करते हैं। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ ये एक नेचुरल कन्वर्जेंस है। मतलब द चाइना फैक्टर एक बड़ा कारण है। अप्रत्यक्ष रूप से हाँ। भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर यानी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थक हैं। दोनों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता में विश्वास रखते हैं। मतलब वो किसी एक पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सही। ईयू की अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है और भारत का अपना सागर विजन है। जो सागर है वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। दोनों में बहुत समानताएं हैं। इस समझौते में इकोनॉमिक रेजिलियंस यानी आर्थिक लचीलापन और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन यानी आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण पर भी जोर है, जो साफ तौर पर चीन पर निर्भरता कम करने, जिसे डी रिस्किंग कहते हैं, का एक संकेत है। इस पार्टनरशिप को इफेक्टिव बनाने के लिए और क्या जरूरी होगा? एक बहुत जरूरी चीज है सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट का होना। जब आप संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा करते हैं तो आपको एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत होती है ताकि वो जानकारी लीक ना हो या उसका गलत इस्तेमाल ना हो। इस समझौते पर भी काम चल रहा है और ये इस पूरी रक्षा साझेदारी की नींव का पत्थर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक और बड़ी हलचल आर्कटिक क्षेत्र से आ रही है, जहां ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका कुछ बड़ी योजना बना रहा है। हाँ, और ये खबर दिखाती है कि कैसे क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रूट से मुलाकात के बाद ग्रीनलैंड पर फ्रेमवर्क ऑफ अ फ्यूचर डील यानी भविष्य के सौदे की एक रूपरेखा की घोषणा की है। मुझे याद है कुछ साल पहले उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात भी कही थी, जिसका काफी मजाक उड़ा था। क्या ये उसी का फॉलोअप है? आप इसे उसी दिशा में एक ज्यादा सधा हुआ कदम कह सकते हैं। खरीदने वाली बात को डेनमार्क, जिसका ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है, उसने सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका एक अलग तरीके से वहां अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इस घोषणा के साथ ही ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी भी वापस ले ली, जो दिखाता है कि ये एक बड़ी जियो इकोनॉमिक बार्गेनिंग का हिस्सा है। तो अब अमेरिका चाहता क्या है? अगर वो खरीद नहीं रहा है तो इस डील का मतलब क्या है? ट्रंप ने साफ किया कि वो द्वीप पर कब्जा करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने वहां अमेरिकी प्रभाव का विस्तार करने के लिए तत्काल बातचीत का आह्वान किया है।
इस फ्रेमवर्क डील का मतलब संप्रभुता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि अमेरिकी सैन्य पहुंच का बड़ा विस्तार हो सकता है। शायद अमेरिका वहां सॉवरेन बेस एरियाज बनाना चाहता है, जैसे साइप्रस में ब्रिटेन के हैं। पर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि अमेरिका उसके लिए इतना उत्सुक है? व्हाई इज ग्रीनलैंड सो इम्पोर्टेंट? दो मुख्य कारण हैं, लोकेशन और रिसोर्सेज। पहला, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ग्रीनलैंड GIUK के गैप यानी ग्रीनलैंड आइसलैंड यूके गैप में स्थित है। यह अटलांटिक महासागर में रूसी पनडुब्बियों के आने जाने के रास्ते की निगरानी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौसैनिक चोक पॉइंट है। अच्छा, एक तरह का गेटवे है। बिल्कुल। शीत युद्ध के समय से ही अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा थूले एयरबेस यहीं पर है, जो मिसाइल चेतावनी और अंतरिक्ष निगरानी का काम करता है। दूसरा कारण है रिसोर्सेज यानी संसाधन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। हाँ। इससे ग्रीनलैंड के नीचे दबे दुर्लभ पृथ्वी तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स RES और यूरेनियम के विशाल भंडार अब धीरे धीरे सुलभ हो रहे हैं। RES आज की हाईटेक इंडस्ट्री जैसे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बहुत जरूरी हैं, और आज की तारीख में चीन का इन पर दबदबा है। अमेरिका इस निर्भरता को तोड़ना चाहता है। तो इसमें सिर्फ अमेरिका ही इंटरेस्टेड नहीं होगा, रूस और चीन भी तो इस खेल में होंगे। बिल्कुल। रूस आर्कटिक को अपना पिछवाड़ा मानता है और वहां अपनी सैन्य उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। चीन खुद को एक नियर आर्कटिक स्टेट कहता है और पोलर सिल्क रोड के नाम पर वहां बड़ा निवेश कर रहा है। तो ये जो हो रहा है वो असल में आर्कटिक का सैन्यीकरण है, मिलिटराइजेशन है। एक नई ग्रेट गेम अब बर्फीली आर्कटिक में खेली जा रही है। इस पूरी खींचतान का भारत पर क्या असर पड़ेगा? हमारा इसमें क्या स्टेक है? भारत आर्कटिक परिषद में एक ऑब्जर्वर स्टेट यानी पर्यवेक्षक राज्य है। हमारा सीधा स्टेक है। एक अस्थिर या सैन्यकृत आर्कटिक वैश्विक शिपिंग रूट्स को प्रभावित कर सकता है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आर्कटिक की जलवायु का सीधा असर भारतीय मानसून पर पड़ता है, जिसे मानसून टेलीकनेक्शन कहते हैं। अच्छा। हाँ, भारत की अपनी आर्कटिक नीति, आर्कटिक पॉलिसी 2022 में आई थी, जो अभी तक मुख्य रूप से वैज्ञानिक शोध पर केंद्रित है। लेकिन अब इस बदलती भूराजनीति को देखते हुए हमें अपने वैज्ञानिक शोध के साथ साथ अपने रणनीतिक हितों पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल के बाद अब जरा देश की आंतरिक सुरक्षा और पर्यावरण पर नजर डालते हैं। सीमा प्रबंधन को लेकर पंजाब से एक बड़ी खबर है। जी, ये बॉर्डर मैनेजमेंट में एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट का संकेत है। केंद्र सरकार ने पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगी कंटीली बाड़ फेंस को अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी जीरो लाइन के और करीब ले जाने के लिए सैद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल सहमति दे दी है। ये तो सुनने में एक टेक्निकल बदलाव लगता है। इसका जमीनी स्तर पर क्या असर होगा? अभी बाढ़ कहाँ पर है? अभी ये बाढ़ भारतीय क्षेत्र के अंदर 150 मीटर से लेकर कहीं-कहीं 2 किलोमीटर तक अंदर है। ऐसा मुश्किल भूभाग, नदियों और पुराने रक्षा प्रोटोकॉल्स की वजह से किया गया था। इसका सीधा असर ये होता था कि हजारों भारतीय किसानों की जमीन बाढ़ के पार यानी भारत और पाकिस्तान के बीच के नो मैन्स लैंड में पड़ जाती थी। तो उन किसानों को अपनी ही जमीन पर खेती करने में दिक्कत आती होगी। बहुत ज्यादा। अभी लगभग 21,000 एकड़ उपजाऊ जमीन बाढ़ और जीरो लाइन के बीच फंसी हुई है। किसानों को वहां खेती करने के लिए BSF से अनुमति लेनी पड़ती है। उन्हें दिन में सिर्फ कुछ सीमित घंटों के लिए ही BSF गेट खोलकर जाने देती है और हर बार कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। मतलब अपनी ही जमीन पर बेगाने जैसा महसूस करना। कुछ वैसा ही। बाढ़ को जीरो लाइन के पास ले जाने से ये पूरी जमीन भारतीय किसानों के लिए बिना किसी रोक-टोक के उपलब्ध हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिलीफ होगा। और सुरक्षा के लिहाज से इसके क्या मायने हैं? बाढ़ को दुश्मन के इतने करीब ले जाना क्या ज्यादा खतरनाक नहीं है? ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, यानी दुधारी तलवार है। एक तरफ बाढ़ आगे जाने से घुसपैठियों या तस्करों के खिलाफ BSF का रिएक्शन टाइम यानी प्रतिक्रिया समय कम हो जाएगा। उन्हें घुसपैठ रोकने के लिए बहुत कम वक्त और जगह मिलेगी। ये तो एक चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा ये है कि निगरानी करना ज्यादा आसान हो जाएगा। इस कदम को सफल बनाने के लिए पारंपरिक बाढ़ की जगह CIBMS यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जैसी एडवांस्ड स्मार्ट फेंसिंग तकनीक की जरूरत पड़ेगी, जिसमें थर्मल इमेजर, ग्राउंड सेंसर, रडार और ड्रोन शामिल हों। आंतरिक सुरक्षा से ही जुड़ी दूसरी खबर इस साल की गणतंत्र दिवस परेड से है, जो काफी अलग होने वाली है। बिल्कुल। इस बार की परेड सिर्फ एक औपचारिक मार्च पास्ट नहीं होगी, बल्कि भारतीय सेना के बदलते वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन का एक रणनीतिक प्रदर्शन होगी।
रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि परेड में 2 नई और खास चीजें होंगी। वो क्या है? पहला है फेज्ड बैटल अरे फॉर्मेट। पहली बार सेना के दस्ते एक सामान्य परेड की तरह नहीं, बल्कि एक वास्तविक युद्धक्रम बैटल फॉर्मेशन की नकल करते हुए मार्च करेंगे। इसमें सबसे आगे सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस यानी निगरानी और जासूसी की टुकड़ियां होंगी, उनके पीछे मोबिलाइजेशन यूनिट्स, फिर मुख्य स्ट्राइक कोर और आखिर में सपोर्ट एलिमेंट्स जैसे आर्टिलरी और लॉजिस्टिक्स। ये एक जीवंत प्रदर्शन होगा कि सेना युद्ध के मैदान में कैसे ऑपरेट करती है। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब परेड को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाया जा रहा है। और दूसरी खास बात क्या है? दूसरी और शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज होगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी। परेड में एक झांकी होगी जो मई 2025 में दुश्मन के इलाके में आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ किए गए एक सफल सटीक हमले, प्रिसिजन स्ट्राइक, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कोड नेम दिया गया था, उसको दर्शाएगी। एक असल सैन्य ऑपरेशन को परेड में दिखाना, इसके पीछे क्या संदेश है? ये तो काफी बोल्ड मूव है। ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जब आप ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक विशिष्ट और सफल ऑपरेशन का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं, तो आप अपने विरोधियों को डिटरेंस यानी निवारण का एक साफ संदेश देते हैं। आप दिखाते हैं कि आपके पास जवाबी कार्रवाई की क्षमता भी है और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी। और देश की जनता के लिए? देश की जनता के लिए ये अश्योरेंस यानी आश्वासन का काम करता है कि देश के सशस्त्र बल सक्षम और तैयार हैं। ये भारत की न्यू रिस्पॉन्स डॉक्ट्रिन को दर्शाता है कि हम अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव भी हो सकते हैं। और ये फेज्ड बैटल अरे क्या सेना के आधुनिकीकरण को दर्शाता है? हाँ, ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स आईबीजीज की अवधारणा को दिखाता है, जिस पर सेना पिछले कुछ सालों से काम कर रही है। आईबीजीज छोटी, ज्यादा लचीली और आत्मनिर्भर लड़ाई की टुकड़ियां हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सेंसर्स को पारंपरिक पैदल सेना और टैंकों के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट किया गया है। ये परेड उसी नए सिद्धांत का एक पब्लिक डिस्प्ले होगी। चलिए अब पर्यावरण से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर आते हैं। पहली खबर राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य से है। जी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ घोषित करने की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। प्रीलिम्स के लिए यहाँ क्या-क्या याद रखना जरूरी है? प्रीलिम्स के लिए 3 चीजें। पहला, इसका स्थान ये राजस्थान की अरावली रेंज में राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों में फैला है। दूसरा, यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु, ये भारतीय भेड़िए, इंडियन वुल्फ जो शेड्यूल 1 का एनिमल है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रीडिंग ग्राउंड है। इसके अलावा यहाँ तेंदुआ, स्लॉथ बेयर और पेंटेड फ्रैंकोलिन भी पाए जाते हैं। तीसरा, ESZ का कॉन्सेप्ट क्या है? ESZ घोषित होने से वहाँ क्या क्या बदल जाएगा, किन चीजों पर रोक लगेंगी? ये Z का मकसद प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास एक शॉक अब्जॉर्बर या बफर जोन बनाना होता है, ताकि विकास की गतिविधियों का असर सीधे तौर पर जानवरों के हैबिटेट पर न पड़े। इस अधिसूचना के तहत कुंभलगढ़ ESZ में व्यवसायिक खनन, पत्थर उत्खनन और कोई भी नया प्रदूषणकारी उद्योग लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। नए होटल और रिजॉर्ट के निर्माण को भी रेगुलेट किया जाएगा, यानी उन पर कड़ी शर्तें लगाई जाएंगी। लेकिन पर्यावरणविद इस अधिसूचना से खुश नहीं है, ऐसा मैंने पढ़ा। उन्हें क्या आपत्ति है? उनकी आपत्ति ESZ के आकार को लेकर है। 0 से 1 किलोमीटर का बफर उन्हें बहुत अपर्याप्त लगता है। उनका तर्क है कि जानवर कोई प्रशासनिक सीमा नहीं पहचानते। खासकर कुंभलगढ़ और पास के टॉडगढ़ रावली अभयारण्य के बीच एक महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरिडोर है, जिससे जानवर गुजरते हैं। सिर्फ 1 किलोमीटर का जोन इस कॉरिडोर को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर सकता और इससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का खतरा है। पर्यावरण से जुड़ी हमारी अगली खबर हिमालयी क्षेत्र से है और ये विकास बनाम पर्यावरण की सदियों पुरानी बहस को फिर से सामने लाती है। ये खबर चार धाम सड़क परियोजना से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT को बताया कि इस परियोजना के गंगोत्री और यमुनोत्री हिस्सों के लिए 17,625 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी गई थी। NGT इस परियोजना के हिमालयी पारिस्थितिकी पर पड़ रहे असर की स्वतः संज्ञान सुओमोटो लेकर जांच कर रहा है। चारधाम परियोजना का महत्व तो बहुत है, लेकिन इसकी पर्यावरणीय कीमत भी बहुत ज्यादा चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल, यही इस मुद्दे का कोर कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ ये परियोजना रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ चारों धामों यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है,
बल्कि चीन सीमा तक सेना की पहुंच को भी सुगम बनाती है। और दूसरी तरफ हिमालय एक बहुत ही नाजुक और कच्चा पहाड़ी इलाका है। ये जियोलॉजिकली एक्टिव जोन है। यहाँ अंधाधुंध कटाई और पहाड़ों की खुदाई से भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है और ये लोकल इकोलॉजी को बर्बाद कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक कमेटी ने भी तो अपनी रिपोर्ट दी थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी एचपीसी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष रवि चोपड़ा थे। एचपीसी के ज्यादातर सदस्यों ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 5.5 मीटर चौड़ी इंटरमीडिएट सड़कों की सिफारिश की थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 10 मीटर चौड़ी डबल लेन सड़कों की जरूरत बताई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। और 2023 में हुआ सिलक्यार सुरंग हादसा भी तो इसी इलाके की अस्थिरता को दिखाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सिलक्यार सुरंग हादसा, जिसमें 44 मजदूर कई दिनों तक फंसे रहे, इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि इस क्षेत्र की भूगर्भीय अस्थिरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनजीटी की ये जांच इसी संतुलन को खोजने की एक और कोशिश है कि विकास कितना और किस कीमत पर होना चाहिए। अब आखिर में अर्थव्यवस्था, विज्ञान और संस्कृति से जुड़ी कुछ जरूरी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। डावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भारत के लिए क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं? वहां से भारत के लिए दो बहुत ही रोचक और एक दूसरे से विरोधाभासी बयान आए हैं। पहला बयान आईएमएफ की डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ का है। उन्होंने एक बहुत ही अलग बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कोई ट्रेड वॉर या वैश्विक मंदी नहीं, बल्कि प्रदूषण है। प्रदूषण, ये तो एक एनवायरमेंटल इशू है। उन्होंने इसे इकोनॉमिक इशू कैसे बताया? उन्होंने पोल्यूशन की इकोनॉमिक कॉस्ट समझाई। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य पर जो खर्च होता है, बीमार होने से जो वर्किंग डेज का नुकसान होता है और लोगों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी में जो कमी आती है, वो अर्थव्यवस्था पर एक हिडन टैक्स यानी छिपे हुए कर की तरह है। हिडन टैक्स? हाँ, विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार प्रदूषण की लागत भारत की जीडीपी का लगभग 8.5% है। ये बहुत बड़ी रकम है। और दूसरा बयान किसका था? दूसरा बयान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का था। उन्होंने एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत 6 से 8% की वास्तविक वृद्धि दर, रियल ग्रोथ रेट के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारत की डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन ग्रोथ को एक बड़ा कारण बताया। तो एक तरफ प्रदूषण का खतरा और दूसरी तरफ मजबूत विकास की उम्मीद। मेंस के लिए इन दोनों को कैसे जोड़कर देख सकते हैं? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक क्लासिक केस स्टडी है। गीता गोपीनाथ का बयान हमें याद दिलाता है कि ग्रोथ एट एनी कॉस्ट का मॉडल लंबा नहीं चल सकता। आपको ग्रोथ की क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। वहीं अश्विनी वैष्णव का बयान भारत की इकोनॉमिक रेजिलियंस यानी लचीलेपन को दिखाता है। तो कंक्लूजन ये है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को अगर सस्टेनेबल बनाना है तो हमें ग्रीन ग्रोथ और पोल्यूशन कंट्रोल को इकोनॉमिक पॉलिसी के केंद्र में लाना ही होगा। साइंस एंड टेक में मंकी पॉक्स, जिसे अब एम पॉक्स कहते हैं, को लेकर भारत में एक नई स्टडी आई है। जी, और ये स्टडी जीनोमिक निगरानी यानी जीनोमिक सर्वेलेंस के महत्व को उजागर करती है। पुणे स्थित ICMR NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक जीनोमिक अध्ययन ने पुष्टि की है कि केरल में हाल में एमपॉक्स का जो प्रकोप हुआ था वो क्लेड IB स्ट्रेन के कारण था। ये क्लेड IB स्ट्रेन क्या है? क्या ये पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है? हाँ, 2022 में जो वैश्विक प्रकोप हुआ था वो क्लेड 2B स्ट्रेन के कारण था। क्लेड 2B स्ट्रेन उससे ज्यादा विषैला यानी विरुलेंट और ज्यादा संचरणीय यानी कि ट्रांसमिसिबल माना जाता है। इस अध्ययन ने इस प्रकोप को संयुक्त अरब अमीरात UAE से हुई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से भी जोड़ा है। इस स्टडी से और क्या पता चला? स्टडी में वायरस के जीनोम में हुए कुछ खास उत्परिवर्तनों यानी म्यूटेशंस की भी पहचान हुई है, जो इस बात का संकेत देते हैं कि वायरस मानव से मानव संचरण के लिए खुद को और बेहतर तरीके से अनुकूलित यानी अडैप्ट कर रहा है। ये खबर इंसाकॉक जैसे हमारे जीनोमिक सर्विलांस नेटवर्क के महत्व को दिखाती है, जो हमें वायरस के बदलते रूप पर नजर रखने और समय रहते तैयारी करने में मदद करता है। और अंत में संस्कृति के क्षेत्र से एक खबर। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकी की थीम भी तय हो गई है। हाँ, संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड की झांकियों का केंद्रीय विषय होगा वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक को एक भव्य श्रद्धांजलि होगी। प्रीलिम्स के लिए वंदे मातरम से जुड़े कुछ की फैक्ट्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल। पहला, इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने
1870 के दशक में की थी। दूसरा, इसे बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 में शामिल किया गया। तीसरा, इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। चौथा, 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये बंगाल में विभाजन विरोधी आंदोलन का नारा और गान बन गया। और पांचवा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसके पहले 2 छंदों को भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया। शानदार। आज की सभी खबरों का हमने काफी गहराई से विश्लेषण किया। अब जल्दी से कुछ खबरों के एथिकल डायमेंशन को समझते हैं केस स्टडी के फॉर्मेट में। पहला केस तमिलनाडु के राज्यपाल का। इसे आप जीएस पेपर 4 के लिए ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, द गवर्नर्स डायलेमा, यानी सार्वजनिक कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत विवेक। यहाँ मुख्य नैतिक मुद्दा है रोल मोरालिटी का। क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का व्यक्तिगत विवेक या उसकी व्यक्तिगत नैतिकता उसके संवैधानिक कर्तव्यों पर हावी हो सकती है? और सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत ये कहता है कि जब आप एक सार्वजनिक पद पर होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता को हमेशा व्यक्तिगत नैतिकता से ऊपर होना चाहिए। सरकार के भाषण में क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला करना मतदाता या विधायिका का काम है, राज्यपाल का नहीं। और फ्रीबीज वाला मुद्दा, उसकी एथिकल केस स्टडी कैसे बनेगी? उसकी केस स्टडी का शीर्षक होगा द कॉस्ट ऑफ फ्रीबीज, और इसमें नैतिक सिद्धांत लगेगा इंटरजेनरेशनल इक्विटी का, यानी अंतरपीढ़ीगत समानता। आज की सरकारें जो कर्ज लेकर मुफ्त की चीजें बांटती हैं, तो वो कर्ज चुकाने का बोझ भविष्य की पीढ़ियों पर डाल देती हैं। क्या यह नैतिक रूप से सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा सिद्धांत है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का। इसके अनुसार जनता का पैसा सरकार के पास एक न्यास या अमानत है। उसे अतार्किक उपहारों पर खर्च करना अपनी फिदुशरी ड्यूटी यानी एक ट्रस्टी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का उल्लंघन है। बहुत बढ़िया। अब हमारे एस्पिरेंट्स के लिए क्विक रिवीजन राउंड, प्रीलिम्स फैक्ट्स का। मैं टॉपिक बोलूंगी, आप उसकी सबसे जरूरी जानकारी बताइएगा। पहला, ऑपरेशन सिंदूर। एक जवाबी सटीक हमला ऑपरेशन, काउंटर टेरर प्रिसिजन स्ट्राइक ऑपरेशन, जो मई 2025 में हुआ था। इंडियन स्किमर। एक लुप्तप्राय पक्षी। इसकी पहचान है इसकी लंबी नारंगी चोंच, जिसका निचला जबड़ा ऊपरी जबड़े से लंबा होता है। ये नदी के रेतीले किनारों पर घोंसले बनाता है। गंगा बेसिन में इसके संरक्षण के लिए एनएनसीजी की एक परियोजना चल रही है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अरावली रेंज में स्थित है। हाल ही में ESZ घोषित हुआ। भारतीय भेड़िए और तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। आर्टिकल 176 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल को संबोधित करने का आदेश देता है। ये एक अनिवार्य कर्तव्य है, विवेकाधीन शक्ति नहीं। पीटा 1956। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार वयस्क पीड़िताओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध संरक्षण गृहों में नहीं रखा जा सकता। एम्पॉक्स क्लेड IB। एम्पॉक्स वायरस का एक अधिक विषैला और संचरणीय स्ट्रेन। हाल ही में केरल में इसकी पुष्टि हुई। C-25 एयरक्राफ्ट। एक सामरिक परिवहन विमान, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। पहला मेड इन इंडिया विमान सितंबर 2026 तक वडोदरा में टाटा एयरबस की फैसिलिटी से बनकर तैयार होगा। और आर्टिकल 324? ये ECI को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये अनियमित या अनरेगुलेटेड शक्ति नहीं है। बहुत अच्छे। अब मेंस प्रैक्टिस का समय। GS पेपर 2 से एक सवाल है। राज्यपाल का अनुच्छेद 176 के तहत अभिभाषण एक व्यक्तिगत भाषण नहीं, बल्कि चुनी हुई सरकार की इच्छा को दर्शाने वाला एक संवैधानिक कर्तव्य है। तमिलनाडु में हाल के विवादों के प्रकाश में प्रासंगिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए इस कथन पर चर्चा करें। इसका एक मॉडल आउटलाइन क्या होगा? बेहतरीन सवाल। इसका उत्तर ऐसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन में तमिलनाडु की हालिया घटना और आर्टिकल 176 के संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख करते हुए सीधे मुद्दे पर आएं। बॉडी के पहले हिस्से में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को विस्तार से समझाएं। यहाँ शमशेर सिंह केस का विश्लेषण करना सबसे जरूरी है, जो एड एंड एडवाइस के सिद्धांत को स्थापित करता है। बॉडी के दूसरे हिस्से में एनालिसिस करें, बताएं कि कैसे इस तरह के कदम संघीय ढांचे में घर्षण पैदा करते हैं, सहकारी संघवाद को चोट पहुंचाते हैं और संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर व्यक्तिगत नैतिकता को हावी करते हैं। कंक्लूजन में एक वे फॉरवर्ड सुझाएं,
यहाँ सरकारिया और पुंछी आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करें और राज्यपालों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत पर जोर देते हुए अपना उत्तर समाप्त करें। शानदार। अब एक और सवाल जीएस पेपर 3 से। कल्याणकारी उपाय और अतार्किक मुफ्त उपहार के बीच अंतर करें। लेटर यानी फ्रीबीज राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य और चुनावों में समान अवसर की अवधारणा को कैसे प्रभावित करते हैं? इस सवाल के लिए इंट्रोडक्शन की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की हालिया रेड लाइन वाली टिप्पणी से करें। बॉडी के पहले भाग में डिस्टिंक्शन को साफ साफ समझाएं। टेबल बनाकर या पॉइंट्स में दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करें। कल्याणकारी उपायों को डीपीएसपी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से जोड़ें, जैसे पीडीएस, एमजीएनआरईजीए। फ्रीबीज को शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल गेन्स और कंजम्पशन बेस्ड स्पेंडिंग से जोड़ें, जैसे टीवी, सोना। बॉडी के दूसरे भाग में इम्पैक्ट को 2 हिस्सों में बांटें। ए, राजकोषीय स्वास्थ्य पर प्रभाव, जिसमें बढ़ता कर्ज, घटता कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स और आरबीआई की चेतावनियों का जिक्र करें। बी, चुनावी प्रक्रिया पर प्रभाव, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड के बिगड़ने और वोटर्स के रैशनल चॉइस को प्रभावित करने की बात करें। बॉडी के दूसरे भाग में इम्पैक्ट को 2 हिस्सों में बांटें। कंक्लूजन में इस समस्या के समाधान के रूप में एक वैधानिक परिभाषा, लीगल डेफिनेशन बनाने या ईसीआई द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर जोर दें। बहुत बढ़िया। चलिए अब एक छोटी सी क्विज से आज की लर्निंग को टेस्ट करते हैं। तैयार हैं? हमेशा। पहला सवाल, इंडियन स्किमर पक्षी के बारे में इन कथनों पर विचार करें। 1, इसे IUCN द्वारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2, ये मुख्य रूप से समुद्र तट के किनारे चट्टानों पर घोंसला बनाता है। तीसरा, इसके संरक्षण के लिए हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS द्वारा एक परियोजना शुरू की गई थी। इनमें से कौन सा से कथन सही है? इसका सही उत्तर है बी, केवल 3। पहला कथन गलत है क्योंकि ये एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं। दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि ये समुद्र तट पर नहीं बल्कि नदियों के ताजे पानी के रेतीले किनारों रिवरीन सैंडबैंक्स पर घोंसला बनाता है। तीसरा कथन बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ए, पश्चिमी घाट, बी, पूर्वी घाट, सी, अरावली रेंज, डी, विंध्य रेंज। ये तो आसान है। इसका उत्तर है सी, अरावली रेंज। यह राजस्थान की प्राचीन अरावली पहाड़ियों में फैला हुआ है। करेक्ट। तीसरा सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1, राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में विधानसभा को संबोधित करते हैं। 2, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में विधानसभा को संबोधित करते हैं। इनमें से कौन सा से कथन सही है? इसका उत्तर है सी, 1 और दोनों। आर्टिकल 176(1) में ये दोनों अवसर अनिवार्य रूप से बताए गए हैं, जहां राज्यपाल का अभिभाषण होना ही है। ये शैल वाला प्रोविजन है। एकदम सही। चौथा सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? ए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान, बी, विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए एक निकासी मिशन, सी, आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ एक सटीक सैन्य हमला ऑपरेशन, डी, एक आपदा राहत और बचाव अभियान। इसका उत्तर है सी, आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ एक सटीक सैन्य हमला ऑपरेशन, जैसा कि हमने गणतंत्र दिवस परेड के संदर्भ में चर्चा की थी। और आज का आखिरी सवाल, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के संदर्भ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण फैसला सुनाया? ए, इस कानून के तहत सभी संरक्षण गृहों को बंद कर दिया जाना चाहिए। बी, वयस्क पीड़िताओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध संरक्षण गृहों में नहीं रखा जा सकता। सी, सिर्फ 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िताओं को ही संरक्षण गृह में रखा जा सकता है। डी, संरक्षण गृह में रखने की अवधि अधिकतम 6 महीने हो सकती है। इसका सही जवाब है बी, वयस्क पीड़िताओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध संरक्षण गृहों में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 21 यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जोड़ा है। बिल्कुल सही। तो ये था आज का हमारा डिटेल्ड एनालिसिस। आज की मुख्य बातें ये रहीं,
पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट का फ्रीबीज और वेलफेयर पर ऐतिहासिक अवलोकन और तमिलनाडु में राज्यपाल की भूमिका पर संवैधानिक बहस सबसे महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 176 और 324 को याद रखें। सिक्योरिटी में ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई प्रोएक्टिव डिफेंस पॉलिसी का प्रतीक है। एनवायरनमेंट में कुंभलगढ़ ESZ और इंडियन स्किमर का IUCN स्टेटस प्रीलिम्स के लिए क्रूशल है। और IR में इंडिया EU सुरक्षा साझेदारी और आर्कटिक में बढ़ती जियोपॉलिटिकल हलचल पर पैनी नजर रखें। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।